हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई ज़रबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल शुरू करते हैं 23 अक्टूबर का और स्टार्ट करेंगे कोटेशन से। आज का कोटेशन है द एंड जस्टिफाई द मीन्स। अगर किसी ने पेपर 4 पढ़ा है तो वैल्यू समझ में आ गई होगी इस कोटेशन की। इस तरीके के दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होते हैं। एक जहाँ पे कहा जाता है कि द एंड जस्टिफाई द मीन्स, मैकियावेली का स्टेटमेंट है। जब हम टोटलिटेरियन प्रिंसिपल की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट लगता है कि आप ये देखिए कि आपके द्वारा जो किया गया कार्य है उससे ज़्यादा कितने लोगों को फ़ायदा होता है। और अगर आपके इस कार्य में जब आप एंड पर पहुंचते हैं, रिज़ल्ट पर पहुंचते हैं, तो उससे मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा होता है। भले ही जो आपका मीन्स है, जो आपका तरीका है, आपका उस रिज़ल्ट तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसमें वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल उतना सटीक नहीं बैठता हो जितना कि आपके एथिकल मीन्स आपको कहते हैं। जिस तरीके से आप दूसरा कॉन्सेप्ट जब देखते हैं, द मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, जब हम गांधी जी के प्रिंसिपल को फोकस करते हैं तो वहाँ पर यही बात कही जाती है। या इमैनुअल कांट की जब आप बात करते हैं तो द मीन्स जस्टिफाई द एंड्स वाले कॉन्सेप्ट पर हम जाते हैं कि हमारा जो एंड है वो हमारे जो रास्ते हैं वो तय करते हैं। आपका अभी क्या अप्रोच है, आप इस समय में कितनी पढ़ाई करते हैं, आप आज कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये क्या बताएगा? ये आपके अल्टीमेट रिजल्ट को शो करेगा। अगर आप आज का दिन, आज का घंटा, आज का मिनट वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसका खामियाजा आपको अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना होता है आपको, और पेपर 4 में बहुत जगह पर ये यूज़ होगा। जो लोग फ्रेशर हैं वो धीरे धीरे जब पढ़ेंगे उतने लेवल पर तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज दो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम बात करेंगे हेल्दी एंड वाइज, जिसमें कि क्रॉप्स वगैरह की बात की गई है, फार्मर से एसोसिएटेड एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। और दूसरा आर्टिकल है पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो बहुत ही पजल्ड तरीके से लिखा गया है, बहुत घुमा फिरा करके चीज़ों को बताया गया है, बट हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि ईजी वे में समझ में आ जाए कि आर्टिकल में क्या बातें कही जा रही हैं। सो पहला आर्टिकल हम पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ही डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली पॉलिटिक्स के ऊपर है, ये बेसिकली गवर्नेंस पर है कि जो अलग अलग वर्ग है समाज का वो किस तरीके से है और उनके मन में जो सरकार है उनके प्रति क्या छवि है। जो जब हम देखते हैं कि सरकार को बदलने की बात होती है तो उसमें क्या रोल और कितना रोल होता है एक प्रॉपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का, उसकी हम बात करेंगे इस आर्टिकल में। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। हालांकि थोड़ा सा पजल्ड है, आपने पढ़ा होगा तो आपको भी समझ में आया होगा। इसमें शुरुआत तो ये की जा रही है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके स्टेप्स किस तरीके के हैं, इकोनॉमिक असेसमेंट को लेकर के उनके क्या स्टेप्स रहे हैं, और जो मॉडल है, इन्होंने यहाँ पर मोदी मॉडल भी कहा है। याद है हम लोगों ने एक बांग्लादेश मॉडल भी डिस्कस किया था, तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। बांग्लादेश मॉडल किस चीज़ पर था? वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ पर था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोदी मॉडल ऑफ द इकोनॉमी की, पॉलिटिकल इकोनॉमी की। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है जब वो पॉलिसीज़ बना रही हैं तो क्या वो वोट बैंक पॉलिसीज़ हैं, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोट लेने के लिए बनाया गया है, या फिर ऑन द अदर हैंड स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं उन पर जो लोग हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ को ना तो ठीक से क्रिटिसाइज़ कर पा रहे हैं, ना ही उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, एक कंफ्यूजिंग मोड में हैं। तो इस तरीके की अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। सो फर्स्ट, ब्रॉडली स्पीकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैटर। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? जो स्टेबिलिटी है, मार्केट में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी, इसलिए कहा जाता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये कई बार हम क्रिटिक पॉइंट में भी लिख पाते हैं कि जब बार बार पॉलिसीज़ को बदला जाता है, बार बार नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाया जाता है, तो उससे एक जो स्टेबिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है, और बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं फिर वो यहाँ पर अपनी कंपनी लगाने में या इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इसका एक पॉलिटिकल सीरियस रिस्क भी होता है। जब आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर नहीं रहती, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, अभी देखिए जैसे अगर आपने मार्केट में देखा होगा कि अनियन का प्राइस फिर से अप होने लग गया है, राइट, 60 रुपये 70 रुपये। फिर अगर वो और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, या किसी भी चीज़ पर जब इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज़्यादा होने लग जाए तो ये एक सीरियस पॉलिटिकल रिस्क को भी इम्पोज करता है। दूसरा क्या है? द रिलेटिव बार्गेनिंग पावर ऑफ द कैपिटल रेलेशन टू द लेबर विल कंटिन्यू टू रेडिकली फेवर कैपिटल। देखिए
एक अप्रोच जो गवर्नमेंट अक्सर लेती है, सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं बल्कि बाकी जो गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने भी, क्या होता है कि आप जब कैपिटल और लेबर के बीच में तुलना करते हैं तो आप किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, किसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो क्या देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा तवज्जो कैपिटल को दिया जाता है रैदर दैन लेबर। ठीक है, द प्रीवियस रिजीम ऑफ लेबर वॉज डीपली ब्रोकन एंड इट सर्व नीदर द कॉज ऑफ द कैपिटल एफिशिएंसी नॉर लेबर प्रोटेक्शन। तो इस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करता हो और साथ में लेबर को भी प्रोटेक्ट करता हो। लेकिन अगर आप ऐसी कोई पॉलिसी लेके आते हैं जहाँ पर आप लेबर को नज़रअंदाज करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप कैपिटल की भी इफिशिएंसी को नहीं बढ़ा पाते हैं, जो कि देखा गया है पिछले कुछ दिनों में, कुछ दशकों में देखा गया है इसको यहाँ पे, और तो ये क्या होता है अल्टीमेटली ये पॉइंटलेस हो जाता है। तो ऐसी पॉलिसीज़ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अब देखिए, जहाँ तक सवाल है माइग्रेंट लेबर का, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है या गवर्नमेंट को आगे कंटिन्यू करने देना चाहिए, ये सारी बातें वहाँ के लोगों के मन में गवर्नमेंट की क्या छवि है इस बात पर निर्भर करती है। तो जब आप बात करते हैं माइग्रेंट लेबर की, तो अभी आपको समझ में आया होगा कोरोना के समय में माइग्रेंट लेबर की जो क्राइसिस है वो सबके सामने आ चुकी है, राइट। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? फ्लॉ ये है कि जो माइग्रेंट लेबर है ना, क्योंकि आज क्या दिक्कत है, ये वोट तो देते नहीं हैं, राइट, क्योंकि तो माइग्रेंट लेबर्स को वोट बैंक तो माना नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आया तो ये पॉइंट आपको यूज़ करना है कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत में क्या है कि इनके पास वोट देने का इनको चांस कम मिलता है, क्योंकि अगर ये दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में जा कर के रहते हैं तो वहाँ से अपने राज्य में वापस जाना इलेक्शन के समय में कई बार इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये वोट नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए जो माइग्रेंट लेबर्स की हालत है वो बहुत बीच में फंसी हुई रहती है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे प्रेजेंट पार्टी हो या पिछली पार्टी हो, आगे आने वाली पार्टी हो, उनको इसलिए भी ज़्यादा सीरियस थ्रेट माइग्रेंट लेबर से नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ आई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, बाकी और चीज़ें भी हुई। अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो माइग्रेंट लेबर को लगता है कि जो अभी की गवर्नमेंट है और जो पिछली गवर्नमेंट थी कुछ एक जैसी है, आने वाली गवर्नमेंट भी ऐसी होगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई सोचने वाला नहीं है। तो ये इस तरीके से भी माइग्रेंट लेबर का जो एक थ्रेट है या इनके साथ इतनी जो क्राइसिस है, तब भी इन पर ध्यान अभी तक क्यों नहीं दिया गया, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है, राइट। और इसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल स्ट्राइक अगेंस्ट मोदी है, इन्होंने तो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को टारगेट किया है। हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करना है, हमें इनडायरेक्टली आंसर्स को लिखना होता है। तो एक ये पॉइंट हम ज़रूर लिखेंगे, किसी भी गवर्नमेंट का नाम नहीं लिखेंगे अपने आंसर में कभी भी, याद रखिएगा। तो जो आर्टिकल लिखते हैं वो राइटर लिखते हैं, उनका अपना व्यू होता है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट का नाम नहीं लिखना है। मैक्सिमम आप द, देन या प्रेजेंट गवर्नमेंट लिख सकते हैं। एंड देर इन एग्रीकल्चर द प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द लेबर। अभी हमने लेबर की बात की, फिर हमने जो पूरा इन्फ्लेशन का चक्कर है उसकी बात की, फिर हमने माइग्रेंट लेबर की बात की, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी डिस्कशन है कि जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है वो कुछ सिमिलर ही है। एनी पोजिशन दैट सिंपली इन्वॉल्व्स डिफेंडिंग द स्टेटस को लॉसेस पॉलिटिकल सपोर्ट। तो अगर कोई स्टेटस को मेंटेन कर दिया गया एग्रीकल्चर के टर्म्स में, तो हो सकता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल सपोर्ट खींच लिया जाए। जैसे आपको याद होगा इलेक्शन के समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, किसी को कहा जाता है कि हम आपको हर महीने इतने रुपए प्रोवाइड करेंगे, हम आपको इतने हर महीने इतने रुपए देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में इतना दिया जाएगा, पेंशन स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम। तो सब एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन के समय में आप देखिए बहुत सारे स्कीम्स कहे जाते हैं। तो एक स्टेटस को अगर मेंटेन कर दिया गया कि नहीं जो है वैसा ही रहेगा, हम कोई बदलाव नहीं लेकर के आएंगे, तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट वहाँ पर फिर खींच लिया जाए। MSP वाला मुद्दा चल रहा है, हमने कल डिस्कस किया था। तो MSP वाले मुद्दे में पंजाब में ये इशू ज़्यादा हाईलाइटेड है, लेकिन अगर आप ऑल ओवर द कंट्री बात करें तो शायद ही कहीं पर इस इशू को इतना ज़्यादा उठाया गया है, राइट। नाउ द थिंग इज़ कि पंजाब में क्या होता है, सबसे ज़्यादा MSP पर सामान को ख़रीदा जाता है, लेकिन पंजाब या हरियाणा में बात करें, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। हमने डिस्कस किया था ना कि कहीं पर 5 एकड़ ज़मीन का लिया जाता है प्रोड्यूस, कहीं पर कुछ पर्टिकुलर लिमिट लगा दी गई है। तो इस तरीके से अब इसको भी फिर पूरी तरीके से बाइकआउट नहीं किया गया पूरे ऑल ओवर द कंट्री में। यहाँ पे राइटर बेसिकली ना प्रेजेंट गवर्नमेंट के कुछ एक पॉलिसीज़ को उठा रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फिर बाद में ये कह रहे हैं कि कैसे इनको
अभी भी एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, कैसे इनका विरोध पूरे देश में नहीं हो रहा है। और इनका कहना इसलिए भी ऐसा है बिकॉज इनका कहना है कि एग्रीकल्चर के टर्म्स में बात करें तो जो दूसरी गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, उनकी भी स्थिति कुछ इसी तरीके की है। अपोजिशन गवर्नमेंट भी ऐसे बिल्स को पहले ला चुकी है, तो इसीलिए जो एमएसपी वाला मुद्दा है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक रह गया है, पूरे देश में ये नहीं फैला। चौथा है स्टेट कैपिटल रिलेशन। अब देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, आपको याद होगा ना कि स्टेट के पास रेवेन्यू कम हो गया है और इस चक्कर में जो स्टेट का सेंटर के साथ काफ़ी मतभेद भी है। जो जहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ पे पार्टी अलग हैं, जो पार्टी सेम है सेंटर में स्टेट में, वहाँ पर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे पार्टी अलग अलग हैं वहाँ पर अभी दिक्कतें आ रही हैं। और कैपिटल एक बहुत बड़ा इशू है समहाउ, और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बाइकॉट या इस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डर रिक्वायर्स कंट्रोल ऑफ द कैपिटल, सो इट विल बी सुपरिटेंडेंट इट। द करप्शन विल बी मोर स्ट्रक्चरल rather than ट्रांजेक्शनल। अभी ये पूरा इशू करप्शन पर जाकर के टिक गया है। एंड कुछ यहाँ पे निगोसिएशन की बात कही गई है कि जो स्टेट और कैपिटल निगोसिएशन है उसमें क्या कुछ एरियाज को कवर किया जा सकता है। सो देर इज़ नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट द चैनलिंग ऑफ क्रेडिट विल नॉट एट द मार्जिन कंटिन्यू टू बी डायरेक्टेड टू द फेवरेट प्लेयर। अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का भी उन्होंने जिक्र किया है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो एक अच्छा लेजिस्लेशन था, लेकिन उसको उर्जित पटेल साहब ने यहाँ पे आर्ग्यू किया था कि ये उन्होंने अपने उसमें कहा था कि जो लेजिस्लेशन उसको काफ़ी अंडरमाइन कर दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। एंड विद द आत्मनिर्भर भारत देयर इज़ मोर स्कोप फॉर निगोसिएशन द टैरिफ इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब आपको याद होगा आत्मनिर्भर भारत में कई सारे सेक्टर्स को टारगेट किया गया है, एमएसएमई को टारगेट किया गया है, फिर जितने भी छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको टारगेट किया गया है, किसानों को टारगेट किया गया है। तो ये छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं उनको निगोशिएट करने में आत्मनिर्भर भारत एक तरीके से कैपेबल है, अगर ध्यान दें तो। फाइनली कहते हैं द गवर्नमेंट इज कंफर्टेबल विद द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल एंड द आर्ग्यूमेंट दैट देर इज अ नीड टू क्रिएट नेशनल चैम्पियन who can leverage scale will be used to justify the dominance of the ambience over the Indian economy to point that is unhealthy। तो अगर कैपिटल का कंसंट्रेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आता है एक जगह पर एक्यूमुलेट होता है, तो वो भी काफ़ी सही है। इस अप्रोच के साथ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है बिकॉज गवर्नमेंट का ये मानना है कि पैसे की अभी बहुत ज़्यादा कमी है देश में। बट कैन दिस नेक्सस बी कन्वर्टेड इन द पॉलिटिकल नैरेटिव ऑफ द करप्शन। तो अब ये इस पूरे इशू को बोलते हैं कि क्या ये सारी जो चीज़ें अभी हो रही हैं क्या हम इसको करप्शन से जोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कहते हैं फाइनली कि इसको करप्शन से नहीं जोड़ा जा सकता बिकॉज स्ट्रक्चरल करप्शन विल बी हार्डर टू कन्वर्ट इनटू द पॉलिटिकल नैरेटिव। करप्शन को स्ट्रक्चरल लेवल पर फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एंड देयर इज़ डीपनिंग ऑफ अ न्यू वेलफेयर स्टेट। तो अभी नए वेलफेयर स्टेट की ज़रूरत है और वो जो वेलफेयर स्टेट है उसको कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है। किस तरीके से कर रही है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा निकाला जाता है उसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स हैं उनसे अलग हट करके, खास करके एजुकेशन और हेल्थ को, अपार्ट फ्रॉम द कुकिंग, फ्यूल और सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस एंड एसेट, and these schemes have several political advantages। ऐसे स्कीम्स के अपने अलग एडवांटेजेस हैं जिसको कि टारगेट किया जा रहा है, वुमेन को टारगेट किया जा रहा है जो कि विजिबल है। उज्ज्वला योजना, इन सब के तहत महिलाओं को जो भी बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के यहाँ पे डाटा भी है, इसको हम लिख सकते हैं दैट 2019 वॉज 3.28 रीफिल। तो कितना रीफिल हुआ है, सजेस्टिंग दैट द गैप बिटवीन द नंबर ऑफ कनेक्शन एंड द यूजर्स यू एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन दीज दोज कनेक्शंस वाज वेरी वाइड। तो पहला क्या किया सरकार ने, उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया करवाया, लेकिन जब 2019 में इसका रीफिलिंग देखा गया तो उसमें और जो अलॉटमेंट हुआ था सिलेंडर्स का उसमें काफ़ी गैप पाया गया। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं को पहली बार में मदद तो कर दिया गया, सिलेंडर को दे दिया गया, लेकिन अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उन सिलेंडर्स को रीफिल करवा पाएँ। तो गैप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है आज भी। बट अ लॉट विल डिपेंड ऑन वेदर द गवर्नमेंट नैरेटिव ऑफ दीज स्कीम्स कैन बी काउंटर्ड with some real evidence that the scheme are not delivering।
तो जो स्कीम्स सरकार लेकर के आ रही है वो एक्चुअली में डिलीवर नहीं हो रहा है या फिर वो सही मायने में काम नहीं कर रहा है, इसके लिए एक प्रॉपर प्रूफ की एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और ये ऑब्वियसली काफ़ी टफ है. फाइनली द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फेडरलिज्म दैट हैज़ come under the immense strain because the GST and government encroaching the state rights in the recent legislation. तो अभी आपको जैसा मालूम है कि GST की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. जैसा कहा गया था कि कंपनसेशन दिया जाएगा राज्यों को, वो नहीं दिया जा पा रहा है जितना उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से. और ये जो स्टार्ट किया गया था जिस कॉन्सेप्ट को फेडरलिज्म के आधार पर, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो रहा है. बाकी आगे की जो इलेक्शंस रिजल्ट्स होते हैं वो भी बहुत कुछ डिफाइन करेंगे. तो द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द प्रोटेस्ट टू काउंटर द न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म. आगे बढ़ते हैं. अगला आर्टिकल है हेल्दी एंड वाइज. हेल्दी एंड वाइज में हम क्रॉप्स की बात करने वाले हैं. बेसिकली ओवरऑल सोशल इशूज़ पर भी ये एसोसिएटेड है थोड़ा सा. Anyone wishes to understand the complex interplay of the nutrition, food system and farmer welfare. 3 चीज़ें ध्यान देना है: न्यूट्रिशन, फूड सिस्टम एंड फार्मर वेलफेयर. और इस पूरे जो टर्म है, तीनों चीज़ें जो हैं उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है. One of the most important highlight from the speech of the was focus on the production of millet, also known as न्यूट्री सीरियल्स. ध्यान दीजिएगा, मोदी जी के स्पीच से ये चीज़ें ली गई हैं कि वहाँ पे जब मोदी जी ने कहा कि जो प्रोडक्शन ऑफ मिलेट है, और मिलेट को इन्होंने क्या कहा, न्यूट्री सीरियल्स, मतलब ऐसा सीरियल्स, ऐसा अनाज जिसमें कि न्यूट्रिशन मौजूद होगा. न्यूट्री सीरियल्स क्या क्या होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी. ऑल्सो शेयर्ड हाउ FAO हैज़ endorsed India's कॉल फॉर डिक्लेयरिंग 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. तो ये आपको याद होगा, शायद आपने कभी अगर पढ़ा होगा तो 2023 को यहाँ पे FAO ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड हाउ द गवर्नमेंट इज़ इंसेंटिवाइज द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स. तो न्यूट्री सीरियल्स हमने देख लिया क्या क्या है, मिलेट है, ज्वार है, बाजरा, रागी. इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इसका करना है, कैसे इसको इंसेंटिवाइज किया जाए, ठीक है, कैसे इसमें न्यूट्रिशंस के डाइट्स को बढ़ा दिया जाए, इम्प्रूव देयर अवेलेबिलिटी, इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए इन द मार्केट एंड ब्रिंग बेनिफिट टू द स्मॉल मीडियम फार्मर. ध्यान दीजिएगा, कहाँ से शुरुआत हो रही है? एक तो न्यूट्रिशन से शुरुआत हो रही है. न्यूट्री प्रोडक्ट्स जो हैं, बाजरा, मिलेट्स, रागी, इनको मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए, अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है. और जैसे मार्केट एक्सेस मिलेगा, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो वैसे ही जो फार्मर हैं, स्मॉल मीडियम फार्मर हैं, उनकी प्रॉब्लम ख़त्म होने लग जाएंगी, उनको बेनिफिट मिलने लग जाएगा और इससे वो फिर मोटिवेटेड हो जाएंगे. 3 मेजर मिलेट्स क्रॉप करेंटली ग्रोइंग इन द इंडिया आर ज्वार, बाजरा एंड रागी. ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है प्रीलिम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द मिलेट क्रॉप. तो मिलेट क्रॉप में क्या क्या आएगा? ज्वार, बाजरा, रागी. ये मेजर मिलेट क्रॉप्स हैं जिनको आप इंग्लिश में से ज्वार को शोरगम बोल सकते हैं, बाजरा को पर्ल मिलेट कहा जाता है और फिंगर मिलेट रागी को कहा जाता है. Along with that, India grows a rich array of the biogenetically diverse and indigenously variety of the small millets. इसका भी क्या क्या नाम है? कोदो, कुक्ति और छिन्ना एंड सानवा. ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में जिस तरीके से आता है इंडायरेक्टली पूछ लिया जाए. तो बायोजेनेटिकली डाइवर्स और इंडिजीनियस वेराइटीज़ हैं ये स्मॉल मिलेट्स के. ओके, इंडिया इस पर काम कर रहा है, तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, ये न्यूज़ में था, राइट. अब इसके मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. ध्यान दीजिएगा, ये जो साउथ और वेस्टर्न इंडियन स्टेट हैं ये हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा. तो आप देख रहे हैं कि इससे जो जोग्राफिकल डायमेंशन है प्रोडक्शन का वो भी बदल रहा है. जब आप गेहूँ और धान की बात करते हैं, राइस के प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो पैडी प्रोडक्शन किधर होता है ज़्यादा? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब में ज़्यादा होता है. अब देखिए, जब हम मिलेट के ऊपर फोकस करेंगे, और ये कौन से वाले रीजन में ज़्यादा होगा? ये जो वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट हैं वहाँ पर ज़्यादा होगा. तो इससे एक तरीके से जो प्रॉब्लम थी एसोसिएटेड थी, वहाँ पर इरिगेशन की प्रॉब्लम थी साउथ इंडिया में, या बाकी जो और प्रॉब्लम है उसको भी हम
कहीं ना कहीं एक एज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक साथ आपको कई सारे एंगल और डायमेंशन से सोचना है किसी भी आर्टिकल को पढ़ते समय कि वेयर वी कैन यूज़ दीज पॉइंट्स और कहाँ कहाँ पे हम इसका काम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई एंड डाइटरी फाइबर, हाई एंड डाइटरी फाइबर में न्यूट्री सीरियल्स आर द पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट। कौन कौन से पावर इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? जो मिलेट्स होते हैं उसमें आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ध्यान दीजिएगा इन सब की बहुत कमी होती है बॉडी में और इन सबको पूरा करता है। तो जब हम बात करते हैं भारत में माल न्यूट्रिशन की, जब हम भारत में बात करते हैं मिड डे मील वगैरह देने की, तो क्यों नहीं वहाँ पर ऐसे क्रॉप्स को हम ज़्यादा यूज़ करें ताकि जो बच्चे हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी ना होने पाए। दे आर नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बट हैव ऑल्सो शोन द रिड्यूस ऑफ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ध्यान दीजिएगा ये सब इसके फ़ायदे हैं जो याद रखने हैं कि मिलेट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो ये हेल्दी ग्रोथ को करता है, दूसरा बच्चों के डेवलपमेंट में काम आता है, और उसके अलावा ये हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम्स को एडल्ट में भी रिड्यूस करता है। तो ये बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है और एडल्ट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। द स्मॉल एंड पुअर फार्मर ऑन द ड्राई लो फर्टाइल माउंटेन्स ट्राइबल and rain fed areas millet are good for the soil have shortened cultivation cycle। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि इससे क्या होगा, जो रेन फेडेड एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइबल की डिपेंडेंसी होती है, माउंटेनस रीजन है, वहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं ऐसे कल्टीवेशन के लिए। तो वहाँ पर इसका एक इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जा सकता है और ऐसे सॉइल के ज़मीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। Moreover, unlike rice and wheat, millet are not water और input intensive। ध्यान दीजिएगा जिस तरीके, अब जैसे राजस्थान वाला एरिया वहाँ बहुत पानी तो नहीं है, क्राइसिस है पानी की, या इवन जो साउदर्न स्टेट है वहाँ पर भी, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये राइस और व्हीट में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और कई बार ये कई सारे रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया है कि चूँकि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है तो हमें ऐसे क्रॉप जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए। तो देखिए जो मिलेट्स हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो एक सस्टेनेबल स्ट्रेटजी के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। 1960 बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन मिलेट्स वर एक्सटेंसिवली ग्रोन एंड कंज्यूम। देखिए अगर हम इसको कंटिन्यू रखते तो आज कितना और अच्छा हो सकता था। आज नो डाउट हमारे पास फूड ग्रेन्स इनफ अवेलेबल हैं, हम लोग देखते ही देखते वीट और पैडी के प्रोडक्शन में काफ़ी आगे जा चुके हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ साथ इन मिलेट के प्रोडक्शन को भी कंटिन्यू करते और इस पर भी हम अच्छा काम कर रहे होते तो जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आज है या वाटर के साथ इतनी क्राइसिस है, एनवायरमेंटल इतने सारे कॉज हो गए हैं, वो सब नहीं होते। बाजरा कॉन्स्टिट्यूट नियरली 46% of the crop production as opposed to 13% for rice in the खरीफ सीजन। तो ये कुछ डाटा फैक्ट है, अगर याद रहे इसको कहीं लिख सकते हैं कॉपी वगैरह में। विद द ग्रीन रिवोल्यूशन द फोकस राइटली सो वॉज ऑन द फूड सिक्योरिटी, हाई यील्डिंग वैरायटी वीट एंड राइस। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि ये हाई यील्ड जो प्रोड्यूस थे वीट और राइस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया ताकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। ओके, तो आई होप पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली मिलेट्स वर इंक्रीजिंगली सीन एज पुअर पर्सनस फूड। क्या हो गया कि जहाँ पर हम वीट और राइस को इसलिए उगाना चाह रहे थे कि हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएँ, जो नो डाउट बहुत हद तक किया भी गया, उसके बाद ये देखा गया कि जो बाजरा जो पहले लोग बहुत खाते थे उसको पुअर पर्सन का प्रोड्यूस और प्रोडक्ट मान लिया गया। ठीक है, तो इसने एक डिस्पैरिटी सोसाइटी में पैदा कर दी, एक कॉन्ट्रास्ट पैदा कर दिया। वही चीज़ जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हुआ करती थी उसको लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया, किसकी जगह पर, राइस और वीट की जगह पर, क्योंकि इसको पुअर कंजम्पशन और पुअर लोगों का जो फूड है वो मान लिया गया। ओके, सो इंडिया सॉ अ जंप इन द कंज्यूमर डिमांड ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड और द रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स। अब देखें तो भारत क्या है कि और एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। अब क्या है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स वाले पर हम जा चुके हैं। जो रेडीमेड आते हैं ना कि इजी टू कुक, फटाफट पैकेट से निकाला और वो बन गया, उसमें क्या होता है, उसमें सोडियम, शुगर, ट्रांस फैट, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। हम चाहते हैं हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, फटाफट से हमने निकाला, बनाया और खा लिया, लेकिन वो क्या करता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। एंड हाई रिफाइंड ग्रेन्स का इस्तेमाल करने लगे। कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ दिस फिनोमिना वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अर्बन एरिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्बन एरिया में ही ऐसा, बल्कि जो प्रोसेस्ड और मार्केटिंग फूड्स हैं वो अब रूरल पॉपुलेशन में भी स्टार्ट हो गया है।
तो क्योंकि क्या हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह लोग आसानी से चले जाते हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाकर के शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से कल्चर वो वापस रूरल एरिया में लेकर के जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ये जो इन सब चीज़ों का कंजम्पशन है वो बढ़ गया है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स का और हाई सोडियम शुगर्स ट्रांस फैट एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स का, प्रोसेस्ड फूड्स का जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिस हैज़ लीड अस टू डबल बर्डन ऑफ मदर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड स्टर्निंग द प्रिवेलेंस ऑफ द डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। ध्यान दीजिए, दो तरीके का बर्डन हमारे ऊपर क्रिएट कर रहा है। पहला बर्डन क्या है, एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गई, दूसरा क्या है, ओबेसिटी और डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती जा रही है लगातार। तो हमें ये दोनों तरफ से कमज़ोर बना रहा है। एक तो जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है उसको भी ये कमज़ोर बना रहा है, इसमें न्यूट्रिशन की कमी मौजूद कर रहा है। दूसरा, जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी ओबेसिटी और डायबिटीज़ का शिकार होती जा रही है। मल्टी प्रोडॉन्ग स्ट्रेटजी हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर द प्रमोशन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स बाय द मोदी गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट अलग अलग स्ट्रेटजी को लेकर के आ रही हैं कि कैसे मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इंटेंसिवाइज किया जाए, इंसेंटिव्स दिए जाएं फार्मर्स को, एमएसपी दे दिया जाए न्यूट्री सीरियल्स के ऊपर, ताकि जब तक फार्मर को फ़ायदा नहीं होगा, जब तक इसका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, जब तक इसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी, तब तक लोग इसकी तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे। So third, to provide a strategy market for producers, the Modi government include millet in the public distribution system. और चौथा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर ने क्या किया है, 600 करोड़ रुपए का स्कीम लॉन्च किया है, जहाँ पे इसके एरिया प्रोडक्शन को, यील्ड को बढ़ाया जाएगा न्यूट्री सीरियल्स के। एंड फाइनली द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ बीन वर्किंग एट द इंटरसेक्ट द एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन बाय द सेटिंग ऑफ न्यूट्री गार्डन्स। तो वहीं दूसरी तरफ जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है वो न्यूट्री गार्डन्स को बना रही है, जिसके थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जा पाएगा। एज अ गवर्नमेंट सेट्स टू अचीव इट्स एजेंडा ऑन माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया एंड doubling of farmer incomes, the proportion of the production and consumption of nutri cereals। तो वहीं जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो एक एजेंडा को सेट कर रही है कि कैसे भारत को माल न्यूट्रिशन फ्री किया जाए और साथ में फार्मर के इनकम को डबल किया जाए। उसके बाद जो न्यूट्री सीरियल्स के कंजम्पशन प्रोडक्शन से बढ़ने में जो राइट डायरेक्शंस का अप्रोच है उसको लिया जाए, उसको यहाँ पर फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं। थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग।